Okay, students, so let's start with microeconomics, class 11th, chapter number 1, economics and economy. In this chapter, first of all, we must know the concept of economics. So, what do you mean by the economics? Economics means the study of human behavior. हम यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं कि एक ह्यूमन किस किस तरह की एक्टिविटी करता है कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, अगर हम एक पर्सन की इनकम की भी बात करते हैं तो वो भी लिमिटेड होती है। ठीक है, आपके फादर की इनकम, आपके घर में कुछ और रिसोर्स हैं। मान लिया हम अगर एक दूध की भी बात करें तो आपके घर में एक लिमिटेड दूध आता है। ठीक है, मीन्स कोई भी मटेरियल जो आपके घर में आता है वो एक तरह का रिसोर्स है जिसके द्वारा आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हो और वो लिमिटेड है। ठीक है, अगर मेन रिसोर्स की बात करें एक कंज्यूमर होने के नाते तो उसका जो मेन रिसोर्स होता है वो होता है उसकी इनकम, फैमिली इनकम। तो हम ज़्यादा इस पर नहीं जाते हुए हम इकोनॉमिक्स का केवल मीनिंग पढ़ेंगे। कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ मैनर, किस मैनर में, मीन्स कैसे, एज कंज्यूमर, अगर वो कंज्यूमर हैं। ठीक है, एज कंज्यूमर मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। एज प्रोड्यूसर, अगर वो प्रोड्यूसर है, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। क्योंकि प्रोड्यूसर का जो मेन मोटो होता है, अगर वो कोई भी काम करता है तो वो चाहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। एज सोसाइटी, अगर वो एक सोसाइटी है, ठीक है, तो वो क्या चाहेगी, ही वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कि हम अपने रिसोर्स को, हमारे पास जो साधन होते हैं उन रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना चाहते हैं कि अगर वो एक कंज्यूमर है तो वो क्या चाहेगा, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करना चाहेगा कि मुझे कम पैसा मैं खर्च करूं, ठीक है, उसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। एक प्रोड्यूसर अगर है तो वो चाहेगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। सोसाइटी होने के नाते वो चाहेगा, सोसाइटी होने के नाते वो क्या चाहेगा, एक सोसाइटी होने के नाते वो चाहेगी कि उसके यहाँ पर सोशल वेलफेयर मीन्स सामाजिक कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो। इन शॉर्ट और ब्रीफ वी कैन से दैट द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर concerned with allocation of resources in manner as consumer can maximize their satisfaction, as producer can maximize their profit, as society can maximize its social welfare। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स होता है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, हमारी जो इकोनॉमिक्स है, हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है जनरली हमने देखा है कि हमारी इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ माइक्रो एंड सेकंड इज़ मैक्रो। मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो पार्ट होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मीन्स हमने यहाँ पर पढ़ा था जब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, इट इज़ द स्टडी। हम क्या करते हैं इसमें, हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि माइक्रो और मैक्रो
माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच हैं। यहाँ पर हम इंडिविजुअल लेवल पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको स्टडी करते हैं, और यहाँ पर लार्ज लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल लेवल पर और यहाँ पर लार्ज लेवल पर, दीज आर द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दीज आर द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इस लेवल पर अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो यहाँ पे कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स विच डील द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है, मीन्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है। जैसे कि अगर हम एक प्रोडक्ट के प्राइस की बात करें, हम एक प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, एक कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की बात करें, एक सोसाइटी के सोशल वेलफेयर की बात करें, तो हम इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अगर हम होल सोसाइटी की बात करें, मीन्स पूरी इकोनॉमी की बात करें, हम फुल एम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम एक पर्सन की प्रॉफिट की नहीं, एक प्रोड्यूसर की प्रॉफिट की नहीं, हमारी इकोनॉमी में जितने प्रोड्यूसर्स हैं उन सब के प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, हम अगर नेशनल इनकम की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, इसका मतलब ये जो हम स्टडी करेंगे वो माइक्रो लेवल पर करेंगे, मीन्स लार्ज लेवल पर, क्योंकि पूरे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, और वर्क फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो मीन्स बहुत टफ और बहुत लार्ज लेवल पर टास्क हो जाता है, तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मैक्रो कहलाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ होल इकोनॉमी। एज अ होल इकोनॉमी मीन्स बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, अगर हम एक पर्सन की इनकम की बात करते हैं, एक ग्रुप की या एक फैमिली की बात करते हैं, तो माइक्रो वेरिएबल्स मीन्स माइक्रो इकोनॉमी, और अगर पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमी। उसके बाद में इकोनॉमिक्स को दो और मेन पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम के बेस पर। वो आप कहा जाता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हम जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इनसे रिलेटेड होती है। दैट कैन बी वेरीफाई on the basis of facts and figure, on the basis of facts and figures, means on the basis of evidences। पॉजिटिव इकोनॉमी में जितने भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं उनको वेरीफाई किया जा सकता है, किसके बेस पर? फिगर्स के बेस पर, डेटा के बेस पर। उसका कुछ प्रूफ होता है, मीन्स एक्चुअल में हमें डेटा मिल जाता है। जैसे अगर हम कहें एक पर्सन ने कहा कि हमारी जो पॉपुलेशन का पार्ट है, ठीक है, एक पर्सन कहता है कि 100 करोड़ है, दूसरा पर्सन कहता है 130 करोड़ है।
ठीक है। अब पर्सन ने तो हमें बता दिया, एक कहता है 100 करो, दूसरा कहता है 130। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको टैली कर सकते हैं, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई करके हमें पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट है। मीन्स अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसका मतलब कि उस प्रॉब्लम को हम वेरीफाई कर सकते हैं डेटा के बेस पर। तो डेटा हमारा क्या कहता है कि ये जो पर्सन जो 138 करोड़ बोलता है वो सही है और ये गलत है। तो यहाँ पर राइट और रॉन्ग को टैली कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग हमें सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच डील द इकोनॉमिक प्रॉब्लम related to past, present, future, and that can be verified on the basis of facts and figure related to the problem। हम इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब बात आती है नॉर्मेटिव की, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच डील द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन और सजेशंस। ओपिनियन और सजेशंस के बेस पर, ठीक है, जिन प्रॉब्लम को हम डील करते हैं वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमी में आता है। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन नॉट बी वेरीफाई विद द फैक्ट्स एंड फिगर। ये तो हवा में बात करने वाली बात हो गई। इसमें ओपिनियन मीन्स ये होता है कि व्हाट ought टू बी, मीन्स क्या हो सकता था, क्या हो सकता है, ये हमें फोरकास्ट के बारे में बताता है। मीन्स ये हमें बताता है कि क्या हो सकता था। जैसे यहाँ पे बता दिया पॉपुलेशन 138 करोड़ है, ठीक है, तो सजेशंस दिए जाते हैं यहाँ पर क्या कि 138 करोड़ से कम भी हो सकती थी अगर कोई पॉलिसीज़ अपनाई जाए। अगर हम बात करते हैं कि पॉवर्टी की अभी जो पोजीशन है वो 21.9% है, तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग ओपिनियन देंगे, अलग अलग पॉलिसीज़ को सजेस्ट करेंगे। तो ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है ये सजेशंस से भरी हुई है। जितने लोग आएंगे उतनी बातें कह के चले जाएंगे कि भाई अगर तुम्हें पॉवर्टी को कम करना है, ठीक है, तो पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या सजेशंस होंगे, किस तरह से कम कर सकते हैं कि एजुकेशन पे खर्चा किया जाए, हेल्थ पे खर्चा किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उनको इंक्रीज़ किया जाए। तो यहाँ पर सजेशंस दिए जाते हैं। और आपको पता है ओपिनियन और सजेशंस जो होते हैं कभी वेरीफाई नहीं किए जा सकते, उनका कोई डेटा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमी केवल सुझाव के बेस पर होती है, जबकि आपकी कौन सी पॉजिटिव इकोनॉमी, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसका डेटा होता है। ठीक है, फैक्ट्स और फिगर के बेस पर इसको वेरीफाई किया जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि द प्रॉब्लम which is studied in the positive economy can be verifiable, but the problem which is studied in the normative economy cannot be verifiable। Got it? Next point। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। मीन्स हमने जो पढ़ा था इनमें डिफरेंस कर लेते हैं। वो क्या कि हमने अभी पढ़ा था इकोनॉमिक्स। अब इस इकोनॉमिक्स में हमने जैसे अभी स्टडी किया है कि हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और हमने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस में सबसे पहले आप मीनिंग दे सकते हो इसमें दोनों का, कि मैक्रो इकोनॉमी इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच डील द इकोनॉमिक प्रॉब्लम at an individual level, and the macroeconomy is the economy which deal economic problem at the level as a whole economy। ठीक है, सेकंड हम कह सकते हैं इसका डिफरेंस की अगर बात करें तो इसकी हम कह सकते हैं जब मैक्रो
मैक्रो अगर वर्क में है, सॉरी माइक्रो वर्क में है, वर्किंग में है, तो मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। अगर मैक्रो वर्क में है तो माइक्रो वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट होते हैं। ये एक एजम्पशन लेनी पड़ती है कि अगर माइक्रो में काम चल रहा है तो मैक्रो शांत बैठी रहेगी, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अगर मैक्रो काम कर रहा है तो वहाँ पर माइक्रो शांत बैठी रहेगी, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तीसरा हम कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। माइक्रो में जितने माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं, आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई, डिमांड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा, ऑल द चैप्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है नेशनल इनकम, उसके बाद में पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एक्सेट्रा। ये सारी जो प्रॉब्लम होती हैं वो एक लार्ज लेवल पर स्टडी की जाती हैं। सो दीज आर द वेरिएबल और दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो का मतलब छोटा होता है, इसलिए छोटी छोटी स्मॉल जो प्रॉब्लम्स है उनको स्टडी किया जाता है। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, इसलिए बड़ी बड़ी लार्ज लेवल पर यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी की, तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के लिए अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में सबसे पहले इट इज़ रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये तो ओपिनियन देता है बस। द प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम को वेरीफाई किया जा सकता है, इसमें प्रॉब्लम को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ये सजेशंस के बेस पर होती है, यहाँ पे सजेशन नहीं फैक्ट्स के बेस पर होती है, ठीक है। ये फैक्ट्स के बेस पर होती है, मीन्स इसलिए कहा जाता है कि इनको वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाती है नॉर्मेटिव इकोनॉमी में, और यहाँ पर प्रॉब्लम की पोजीशन बताई जाती है। जब ये पोजीशन बताई जाएगी पॉजिटिव इकोनॉमी में, तभी उसके लिए फोरकास्ट और नई पॉलिसीज़ बनती है, कहाँ पर जाकर, नॉर्मेटिव इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं अब इकोनॉमी क्या होती है हमारी। इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो इकोनॉमी के बारे में कहता है कि इट इज़ द सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच people of an area earns their living। लिविंग का मतलब होता है आजीविका, जिसे हिंदी में कहते हैं। कि इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जो हमें बताता है कि एक एरिया के जो पर्सन हैं वो अपनी लिविंग्स को, मीन्स पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर होगा तो वो कैसे कमाएगा, जनरली पैसा तो प्रोड्यूसर कमाएगा। तो एक एरिया के जो लोग हैं वो अपनी लिविंग्स को कैसे अर्न करते हैं, मीन्स इट इज़ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों के बारे में बताया जाता है वो अपनी लिविंग्स को कैसे अर्न करते हैं, मीन्स क्या एक्टिविटी करते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी जो होती है वो 3 तरह की होती है इकोनॉमी। तो पहली जो इकोनॉमी, फर्स्ट जो इकोनॉमी है वो है आपका मार्केट इकोनॉमी। सेकंड इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं सेंट्रल या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और थर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 इकोनॉमी आपकी होती है। अगर मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो मार्केट का दूसरा नाम होता है फ्री इकोनॉमी, और इसे प्राइवेट इकोनॉमी भी बोलते हैं। अगर बात करें सेंट्रल प्लान इकोनॉमी तो इसे सोशल,
इकोनॉमी या फिर गवर्नमेंट इकोनॉमी भी बोलते हैं। और ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट प्लस में सेंट्रल प्लान, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमी। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड प्राइवेट और गवर्नमेंट, मीन्स प्राइवेट सेंट्रल प्लान दोनों ही इकोनॉमी होती है इसमें। अब आ जाते हैं वापस मार्केट इकोनॉमी होती क्या है। तो यहाँ पे कहते हैं पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी इकोनॉमी, ठीक है, अगर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी आपकी मिक्स्ड है, मार्केट है, या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ ओनरशिप it depends on the degree of ownership on resources, कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उस पर जो हाई डिग्री है वो किसकी है। समझ आया? मीन्स कह सकते हो सरकार किसके हाथ में है। आपने सुना होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुना है ना कहावत कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम फ्री इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी। तो इसे प्राइवेट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी कहने का भी कुछ रीज़न है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि कोई इकोनॉमी आपका मार्केट है, सेंट्रल प्लान है, या मिक्स्ड इकोनॉमी है। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ ओनरशिप। किस पर? ओनरशिप की जो डिग्री होती है, ओनरशिप की डिग्री पर डिपेंड करता है क्या? इकोनॉमी। कि आपकी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी भी, आपकी ये इकोनॉमी होगी, ये होगी, या ये होगी। इफ हाई डिग्री ऑफ ओनरशिप इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट पर्सन, ठीक है, और इन द हैंड ऑफ मार्केट। प्राइवेट पर्सन के हाथ में अगर हाई डिग्री ऑफ ओनरशिप है, मीन्स रिसोर्सेज पर अगर प्राइवेट पर्सन का अधिकार ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि आपकी मार्केट इकोनॉमी कहलाएगी। अगर हाई डिग्री ऑफ ओनरशिप मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर लाठी सरकार के हाथ में है, यहाँ पर लाठी सरकार के हाथ में है, मीन्स हाई डिग्री ऑफ ओनरशिप अगर गवर्नमेंट के हाथ में है, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि सारा कुछ उसी का चलेगा, रूल रेगुलेशंस पॉलिसी सब कुछ उसी की चलेगी, सारे डिसीजन वही लेगा, सेंट्रल अथॉरिटी सारे डिसीजन लेगी, क्योंकि यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की। और अगर मिक्सअप है, कुछ रिसोर्सेज पर प्राइवेट, कुछ रिसोर्सेज में गवर्नमेंट, तो हम मीन्स कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इकोनॉमी, प्राइवेट एंड सोशल इकोनॉमी इज नोन एज द मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पर बात आ जाती है मार्केट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो सारे डिसीजन लिए जाते हैं वो मार्केट फोर्स के बेस पर, मार्केट फोर्सेस के बेस पर। फोर्सेस कौन सी होती है? डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर लिए जाते हैं। जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, मीन्स उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका जो मेन मोटो होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका जो मेन मोटो होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। ठीक है, इसका जो मेन मोटो होगा सोशल वेलफेयर, और यहाँ पे जो मोटो होगा वो होगा सोशल वेलफेयर प्लस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझ आया? ठीक है, तो इसका मोटो बताया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सारे डिसीजन जो भी लिए जाएंगे प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे।
इसका मोटो होगा सामाजिक कल्याण, सारे डिसीजन सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ले जाएंगे। इसका मोटो होगा सामाजिक कल्याण तो हो, लेकिन सामाजिक कल्याण से तो दुनिया नहीं चलती, इसलिए इसका जो मोटो होगा सामाजिक कल्याण के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा। ठीक है, तो ये 3 इकोनॉमी आपके यहाँ पर है, मार्केट। ठीक है, तो और उसके अलावा हाँ 3 इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान और मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर इसको फ्री इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, मीन्स इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। जो आपकी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। गवर्नमेंट एक वॉचमैन का काम करती है, गवर्नमेंट केवल एक वॉचमैन का काम करती है आपके मार्केट इकोनॉमी में। ठीक है, यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। ठीक है, एक सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वही सारे डिसीजन लेती है और यहाँ पर मिक्स डिसीजन लिए जाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कौन से डिसीजन हैं। तो वो डिसीजन है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। तो क्या में तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट लिए जाएंगे, मान लिया हम एजम्पशन ले लेते हैं ए और बी, जिसको हम ज़्यादातर हम क्या लेते हैं गन और वीट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, उसमें डेप्थ में है। अगर यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे टेक्निक की बात करते हैं। वो टेक्निक कौन सी होती है आपकी, एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक होते हैं कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव वो जिसमें लेबर ज़्यादा लगेगी, कैपिटल कम, मीन्स पैसे की कम ज़रूरत। ठीक है, जो ट्रेडिशनल टेक्निक है। कैपिटल इंटेंसिव मीन्स हमारा पैसा ज़्यादा लगेगा क्योंकि कैपिटल पैसे से आती है, और यहाँ पर लेबर की कम ज़रूरत। जैसे एक जेसीबी मशीन से कोई गड्ढा खुदवाना है तो 1 घंटे में खोद के चला जाएगा। उसी गड्ढे को या उसी कुएँ, अगर एक कुआँ खुदवाना है तो उस कुएँ को खोदने में काफ़ी सारी लेबर भी लगेगी, टाइम भी लगेगा। लेकिन जेसीबी मशीन कुछ ही टाइम में उस काम को करके चली जाएगी, तो उसे बोलते हैं जेसीबी मशीन को यूज़ करते हैं, इसका मतलब कैपिटल इंटेंसिव। लेबर को यूज़ करते हैं लेबर इंटेंसिव। फिर होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस में कहता है कैटेगरी, इसमें जनरली हम लेते हैं रिच और पुअर, कि हम किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, पुअर के लिए या रिच के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसमें एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा नेक्स्ट, वो क्या है आपका स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट था वो था चॉइस। चॉइस का मतलब होता है सिलेक्शन। स्केर्सिटी का मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर डिमांड तो ज़्यादा है बट सप्लाई कम है। डी स्टैंड्स फॉर डिमांड, एस स्टैंड्स फॉर सप्लाई। जैसे हमारी जो वांट्स हैं, हमारी डिज़ायर जो है अनलिमिटेड होती है, बट उनको फुलफ़िल करने के लिए सप्लाई बहुत कम होती है जिसके द्वारा हम उनको ख़रीद पाए, मीन्स पैसा हमारे पास एक लिमिटेड है। उसके बाद चॉइस का मतलब सिलेक्शन करना। काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, क्या हम खरीदें क्या ना खरीदें। ठीक है, तो वो आपका होता है, मीन्स इसका मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है सिलेक्शन। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।